ओके। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स की। तो आज जो पहला टॉपिक हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कहते हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके पीछे क्या रीज़न है वो सब हम स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के लिए हमें एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हम एक कोई डेंसर मीडियम को दिखाते हैं, लेटर से ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले हम एक ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर लेंथ में थोड़ी बड़ी होती है, इसीलिए आपको थोड़ा पेज ज़्यादा चाहिए होता है लेंथ वाइज। तो ये मान लो एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के अंदर बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट वो दिखाया है, कोई कॉइन हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट एक डेंसर मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। अब अगर हम इस पे रे ऑप्टिक्स के बेसिक लगाएं तो एक रे जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आ रही होगी इस ऑब्जेक्ट से, तो वो अनडेविएटेड सेम पाथ पे बाहर आ जाती है। तो ये वाली रे में बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होगी, ये स्ट्रेट रे इसे एज्यूम करना। तो ये स्ट्रेट रे सीधी बाहर आ जाएगी। अब एक दूसरी रे है जो लेटर से किसी एंगल पे हिट कर रही है ग्लास स्लैब की अपर सरफेस को। तो इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब क्योंकि ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो बाय द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट शुड बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन। तो वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा दूर बेंड हो गई, तो उसका एंगल R होगा। अब हम एक थर्ड रे दिखाते हैं जो पहले से भी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हिट कर रही है, तो उसका R और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे वैसे R बढ़ रहा है। अब अगर यही प्रोसेस होता रहा तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो लाइट रे है रिफ्रैक्टेड वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर ऐसे लेट जाती है, ग्लाइड कर जाती है उसके ऊपर, ऐसे ही रह जाती है, राइट। यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को उस पेयर का क्रिटिकल एंगल वैल्यू C कहते हैं। अब अगर ये फिनोमिना ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। अब अगर मैं एक और रे दिखाऊं जिसमें जो रे ऑब्जेक्ट से आ रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल वैल्यू से भी बड़ा है, तो वो रिफ्रैक्टेड रे रेयरर मीडियम में जाने की बजाय डेंसर मीडियम में ही रिटर्न हो जाती है। और इसी फिनोमिना को जब लाइट की रे बाहर आने के बजाय डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही रिटर्न हो जाती है, इस फिनोमिना को TIR बोलते हैं। क्योंकि जो ऑब्जर्वर, ये मैंने एक ऑब्जर्वर की आई दिखाई है, तो जो ऑब्जर्वर यहां से उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेगा तो उसे वो ऑब्जेक्ट नहीं नजर आएगा। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे है वो बाहर आई ही नहीं, वो डेंसर टू डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? TIR, राइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है व्हेन अ लाइट रे coming back coming from, sorry, a denser medium
returns back to the denser medium without coming out to the rarer medium is called total internal reflection, TIR। ठीक है, तो जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से आती हुई किसी ऑब्जेक्ट से डेंसर मीडियम में ही रिटर्न हो जाती है, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्शन बाउंस बैक होता है सेम मीडियम में, बिना बाहर आए, आगे उसे कोई रोक नहीं रहा आने से, लेकिन वो खुद ही बाहर नहीं आ रही क्योंकि वो इतना बेंड हो चुकी है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टू कंडीशंस required for TIR to take place। अब TIR को होने के लिए दो कंडीशन जरूरी होती हैं, तभी TIR होता है। नंबर 1, द लाइट रे should travel from denser to rarer medium, and it never happens if it is going from rarer to denser medium। तो ये बात आपको याद रखना है कि TIR सिर्फ तभी होता है जब लाइट रे ट्रेवल कर रही होती है डेंसर टू रेयर, और इनफैक्ट TIR होने पे वो रेयर मीडियम में जाना बंद भी कर देती है, बट ओरिजिनली वो डेंसर टू रेयर ही ट्रेवल कर रही होती है, तभी TIR होता है, अदरवाइज नहीं होता। और सेकंड कंडीशन जो चाहिए होती है वो ये, द एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यू must be greater than the critical angle value C of the pair। तो जो ये पेयर है रेयर और डेंसर मीडियम का, उसकी जो क्रिटिकल एंगल वैल्यू होती है उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो, सिर्फ तभी TIR होता है। जैसे हम अगर डायग्राम में देखें तो TIR यहीं पे होना स्टार्ट हुआ, ये इस पॉइंट पे TIR की जस्ट इसके बियॉन्ड बिगिनिंग हो जाएगी। इससे पहले TIR नहीं हो रहा था क्योंकि इससे पहले लाइट रे डेंसर से रेयर बाहर आ रही थी, राइट। तो ये दो कंडीशन मीट करती हैं तभी TIR होता है, वरना TIR नहीं होता। अब हम एक छोटा सा फार्मूला बनाएंगे कि कैसे हम क्रिटिकल एंगल वैल्यू किसी पेयर की निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। तो हमारी फिगर में जो P पॉइंट है जहां पे वो लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे बिल्कुल सरफेस पे फ्लैट हो गई थी, उस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो आप डायग्राम में देखो ये P पॉइंट है। अब क्योंकि लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ जा रही है, तो स्नेल्स लॉ में से 2μ1 लिखा जाएगा क्योंकि लाइट 2 से आकर 1 की तरफ जा रही है।
और वो बराबर होगा साइन ऑफ सी बाय साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे हम सी कह रहे हैं, क्रिटिकल एंगल वैल्यू उस पेयर की। आल्सो एंगल आर 90 बन रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एक स्पेशल नेम से बुलाया जा रहा है, क्रिटिकल एंगल वैल्यू। और एंगल आर 90 बन रहा है, वो फिगर में हमने बना के दिखाया है कि क्यों 90 बन रहा है। तो हम एंगल आई के लिए सी यूज कर सकते हैं और एंगल आर के लिए 90, यानी कि 2μ1 बराबर आ गया साइन सी बाय 1, क्योंकि साइन 90 1 होता है। अब कोई भी जो फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स में फार्मूला यूज करते हैं उसमें हम रेयरर मीडियम को पहले लिखते हैं। तो हम इसे 2μ1 से नहीं याद करना चाहते, हम इसे 1μ2 से याद करना चाहते हैं। तो हमने पिछली क्लास में ये फार्मूला निकाला था कि अगर हम 2μ1 को 1μ2 लिखना चाहते हैं तो हमें उसको 1/1μ2 लिखना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम 2μ1 को 1/1μ2 लिख देते हैं, तो वो बराबर आ जाएगा साइन सी बाय 1, यानी कि 1μ2 बराबर आ जाएगा 1 बाय साइन सी। तो अब ये एक रिलेशन की तरह यूज होगा कि जो क्रिटिकल एंगल वैल्यू है वो उस पेयर ऑफ मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू के साथ एक रिलेशन में एग्जिस्ट करता है कि उस पेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। मतलब अगर हमें म्यू पता है तो हम सी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें उसके क्रिटिकल एंगल वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे ए म्यू जी, अगर हम ए म्यू जी की बात करें तो वो 1.5 होती है, तो देयरफॉर 1.5 बराबर आ जाएगा 1 बाय साइन सी। तो साइन सी यहाँ से आ जाएगा 1/1.5, यानी कि 10/15, यानी कि 2/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमने निकाल लिया कि जो ग्लास की क्रिटिकल एंगल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर होती है वो अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री होती है। सिंपलर वर्ड्स में कि अगर कोई भी लाइट रे ग्लास से एयर की तरफ जा रही है और उसकी वैल्यू 42 डिग्री से ऊपर होगी तो वो TIR हो जाएगा, यानी कि वो ग्लास से ग्लास मीडियम में ही चला जाएगा, लाइट रे बाहर नहीं आएगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से ये एक राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है, तो ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। तो अगर एक लाइट रे मान लो इस फेस पे गिरती है तो पहले तो वो सीधी चली जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें तो हम ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इसके क्रिटिकल एंगल वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पे TIR हो जाएगा, तो वो लाइट रे ग्लास से ग्लास मीडियम में ही बाउंस बैक कर जाएगी सेम एंगल पर। तो वो 45 डिग्री से आई लेकिन 45 डिग्री से ही बाउंस बैक कर गई, तो वो ऐसे इस एंगल से निकल जाएगी। तो हमने इस पॉइंट पे TIR यूज कर लिया एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म में, जिससे हमने उस लाइट रे को 90 डिग्री से बेंड कर दिया। तो ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं, पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जब हमें लाइट रे को 90 डिग्री बेंड करना होता है, राइट? कि पानी में छुपकर भी सबमरीन में पेरिस्कोप से हम 90 डिग्री से ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये पेरिस्कोप होता है। तो इसके बारे में ये देखिए कैसे TIR का हमने यूज किया, राइट?
तो आई होप आपको ये TIR का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जो TIR को बहुत अच्छे से उसकी एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करता है। उसका नाम है ऑप्टिक फाइबर केबल्स। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होती हैं, कहाँ यूज होती हैं और कैसे TIR को यूज करके हम इससे काम लेते हैं। तो ऑप्टिक फाइबर केबल्स क्या होती हैं? दीज आर फ्लेक्सिबल थिन ट्यूब्स used in high speed internet transmission or as or in medical field called endoscopy। तो ये ऑप्टिक फाइबर केबल्स बहुत पतली केबल्स होती हैं, फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ जाती हैं, मुड़ सकती हैं। और जैसे एक थ्रेड होता है, थ्रेड की तरह पतली होती हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए हमने इसे बड़े साइज की बनाया दिखा रहा हूँ। तो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, दो लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है, एक ऐसे मटेरियल की बनती है ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि ऑप्टिक्स पे काम करता है। वो एक रेयरर मीडियम की लेयर होती है बाहर वाली सरफेस पे, और अंदर वाला जो कोर होता है वो डेंसर होता है। तो मान लो ये एक डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर अंदर वाला, और ये जो बाहर कवरिंग है ये क्या है, ऑप्टिकल रेयरर। अब क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल को लाइट रे की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको हम इस ऑप्टिक फाइबर केबल के अंदर ऐसे इसको दे देते हैं। अब हम उसको जिस एंगल पे इंसिडेंट करते हैं वो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के क्रिटिकल एंगल वैल्यू से बड़ा होता है। अब क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़े वैल्यू का हो तो वो TIR होगा, तो वो इस पॉइंट से TIR होकर यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर से TIR हो जाएगा, फिर इधर को चला जाएगा सिग्नल। तो इस तरह से बार बार वो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल की जब सरफेस से टकराता है तो हर बार TIR होता रहता है और वो सिग्नल आगे की तरफ चलता रहता है, राइट, विदाउट मच पावर लॉस, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर जनरली कोई खास पावर लॉस नहीं होता। तो वो इस तरह से हम सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं। इसके दो मेजर बेनिफिट होते हैं। नंबर वन, एक तो जैसे मैंने बोला कि पावर लॉस नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जनरली पावर लॉस नहीं होता है। दूसरा, लाइट रे नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन TIR को यूज करके हम लाइट रे को बेंड भी कर रहे हैं, राइट। तो छोटे पास में वो स्ट्रेट है, लेकिन बेंड करके जैसे जैसे पाइप मुड़ेगी वैसे वैसे वो लाइट रे भी ऐसे बेंड होकर आगे बढ़ रही है। और तीसरा, हम एक ही ऑप्टिकल फाइबर केबल पे बहुत सारे सिग्नल भेज सकते हैं थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज करके, और वो सिग्नल इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो उसी पे ये दूसरा सिग्नल भेज दिया, तीसरा सिग्नल भेज दिया, राइट। तो ये ऑप्टिक फाइबर केबल्स होते हैं जिसे हम हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए ग्राउंड में लीड करते हैं, ताकि हम एक ही ऑप्टिक फाइबर केबल पे 10 या उससे ज़्यादा सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसमिट कर सकें, भेज सकें, ठीक है। बिल्कुल भी सिग्नल लॉस नहीं होता, काफ़ी रिलायबल होता है। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में एंडोस्कोपी में यूज होता है। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर कोई इंटरनल ऑर्गन के पार्ट देखने हैं, जैसे किसी बॉडी के आदमी की किडनी देखनी है, तो पहले ज़माने में वो जो है वो
किडनी देखने के लिए उनको पूरा पेट काटना पड़ता था, लेकिन अब वो क्या करते हैं, फूड पाइप के रास्ते, ये लेटर से मैं फिगर बनाकर समझाऊं, वो फूड पाइप के रास्ते हमारे माउस से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसे भेज देते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो ये मुड़ती जाती है और ये उस ऑर्गन में डाल देते हैं जहां ऑर्गन में को देखना है। जैसे मान लो एक आदमी के किडनी में स्टोन्स को देखना है या उन्हें सर्जरी करके बाहर निकालना है। जनरली दो तीन ऑप्टिकल फाइबर का बंच होता है, एक में कैमरा लगा होता है जो अंदर की तस्वीर दिखाएगा किडनी की, और एक में एक बल्ब लगा होता है जो थोड़ा इल्यूमिनेशन करेगा। तो बल्ब से अंदर किडनी में रोशनी हो जाएगी और कैमरा से अंदर की पिक्चर पता लग जाएगी कि कहाँ स्टोन्स प्रेजेंट हैं, कहाँ पे कुछ जो है वो डैमेज हुआ है किडनी को। तो वो बस एक छोटा सा पंचर करके वहीं से ही, वो टूल्स होते हैं मेडिकल छोटे छोटे, तो वो उस किडनी को वहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि उनकी स्क्रीन पे सब कुछ आता रहता है, वाइटल ऑर्गन की पिक्चर, राइट। तो इस एंडोस्कोपी टेक्निक से मेजर सर्जरीज काफ़ी इजी हो गई हैं, इनफैक्ट माइनर सर्जरी में बदल गई हैं, और पेशेंट को भी काफ़ी इजी हो गया है। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती हैं मेडिकल फील्ड में, एंडोस्कोपी में, या फिर हाई स्पीड इंटरनेट ट्रांसमिशन, ये इसके दो एग्जांपल हैं। तो आई होप आपको ये TIR का फिनोमिना समझ में आ गया होगा इससे। सो TIR के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसको हम समझेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए भी हमें रे डायग्राम चाहिए। तो सबसे पहले हम एक रे डायग्राम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले एक ग्लास की एक स्लैब रोड सी दिखाएंगे, जिसका जो फ्रंट पोर्शन है उसे हमने कर्व्ड कर्वेचर में कर दिया है। तो उसे ग्राइंड करके हमने फ्लैट नहीं रखा, उसको ऐसे कर्वेचर दे दिया है, तो वो तभी सिंगल कर्व्ड सरफेस बनेगी। तो लेटर से मैं यहाँ पे कर्वेचर दिखा देता हूँ फ्रंट सरफेस को। अब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, ऐसे कर्वेचर को कन्वेक्स बोलते हैं। और इस ग्लास स्लैब का पीछे ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यूस डेंसर मीडियम की एक हमारे पास स्लैब है विथ फ्रंट सरफेस एज कन्वेक्स सरफेस। इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, जिसे हम उसकी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन बोलते हैं। तो ये बन गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, और जनरली उसके सेंटर को पोल बोलते हैं हम। अब ये मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट उस सिंगल कर्व्ड सरफेस के आगे पड़ा है एक रेयरर मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू μ1, राइट। अब हमने स्टडी करना है कि जब ये ऑब्जेक्ट से कुछ रेस, लाइट रेस डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे तो कैसे इमेज बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए हम पहली रे लेते हैं जो बिल्कुल ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि पोल पे वो 90 डिग्री पे फॉल हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रे 90 डिग्री पे फॉल होती है वो सीधी जाती जाती है, उसमें बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होती। तो ये रे ऐसे स्ट्रेट अपने पाथ में जाती रहेगी। अब हम एक दूसरी रे बनाते हैं जो किसी एंगल पर जाकर हिट कर रही है इस कर्व्ड सरफेस पे। तो लेटर से हमने ये वाली रे को ड्रॉ किया। अब ये इस पॉइंट पर हिट कर रही है इस कर्व्ड सरफेस पे। अगर इस पॉइंट को हम इस कर्व्ड सरफेस के सी से जोड़ दें, सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये अल्टीमेटली किसी सर्कल का एक टुकड़ा है, और हर सर्कल का एक सेंटर होता है, तो वो उसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो ऐसी लाइन हमेशा नॉर्मल लाइन बनती है। तो जिस पॉइंट पे उस कर्व्ड सरफेस के इंसिडेंट होता है, किसी भी एंगल पे बना लो,
और अगर उस पॉइंट को उसके सी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जोड़ते हैं तो वो नॉर्मल लाइन बनती है। अब जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइन। तो अगर ये सरफेस ना होती तो इसको ऐसे स्ट्रेट ही जाना था, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे एक डेंसर मीडियम से टकराई तो उसमें बेंडिंग हो गई नॉर्मल लाइन की तरफ। तो देखो मैंने काफ़ी बेंडिंग दिखा दी, तो वो लाइट रे इसे बेंड कर गई काफ़ी ज़्यादा, और वो बेंड करके फिर ऐसे स्ट्रेट जाती हुई। तो ये मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसे बेंड हो गई और ये जो फर्स्ट रे है उसको किसी पॉइंट पर ऐसे मिल जाएगी। जहां पर ये दोनों रेज मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी। तो ये हमारा ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है जहां पे हमें इमेज ऑब्टेन हो रही है, सी जैसे मैंने बोला ऑप्टिकल सेंटर है, द सेंटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस फ्रंट, और पी पोल है, राइट। अब हमें ये भी पता है कि नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है हम उसे आई बोलते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा आई हो गया। नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल होता है हम उसे आर कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है रे ऑप्टिक्स की या रिफ्रैक्शन की। इसके अलावा हम ये तीन एंगल को भी अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं अल्फा, जो ऑब्जेक्ट वाली ये रे एंगल बना रही है अल्फा। इमेज पे जो एंगल बन रहा है उसे बीटा कह देते हैं, और सी पे जो एंगल बन रहा है उसे गामा कह देते हैं। तो हमने इन तीनों एंगल्स को अपनी तरफ से नाम दे दिया अल्फा, बीटा एंड गामा। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही थी उस पॉइंट को भी हम कोई नाम कोई एक वो दे देते हैं कि मान लो ये रे ओ से एम पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही थी, राइट। और हम एम से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पे, उसे एम एन बोल देते हैं, राइट। तो ये हमारा रे डायग्राम इसके लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट में पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऑप्टिक्स में यू कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। आपने छोटी क्लासेस में 10th में पढ़ा होगा। पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कहलाता है। ऐसे ही पोल से सी को आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हर सर्कल का एक रेडियस होता है। तो ये रेडियस है उस कर्वेचर का, फ्रंट पोर्शन का। और ऐसे ही पोल से जो इमेज बनती है उसे v कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो हमने अपने बेसिक जो हम जनरली ऑप्टिक्स में टर्मिनोलॉजी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग पोल से o को u कह दिया, पोल से c को r कह दिया, और पोल से i को v कह दिया, इमेज डिस्टेंस, राइट। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आपको ये रे डायग्राम बनाना आना चाहिए कि कैसे जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक सिंगल कर्व डेंसर सरफेस के आगे रखते हैं तो रेज चलकर बेंड होती हैं और इमेज बनाती हैं, राइट। अब हम इस फिगर को ध्यान में रखते हुए इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो डायग्राम बन चुका है। अब सबसे पहले आपने इस डायग्राम में क्या देखना है, आपको एक एंगल आई वाली एक ट्रायंगल नजर आएगी, इन ट्रायंगल OMC। आप ध्यान से डायग्राम में देखो, आपको OMC ट्रायंगल नजर आ जाएगी, OMC। उस ट्रायंगल में एंगल आई बराबर होगा एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा के। ये कैसे हमने इक्वल ले लिया, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में ज्योमेट्री में बताया जाता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर
ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो एंगल आई उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ट्रायंगल के बाहर बन रहा है साइड को प्रोड्यूस करने पर, और अल्फा और गामा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ज्योमेट्री के उस रूल से एंगल आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा के। नेक्स्ट स्टेप में हम आई को साइन आई लिख लेंगे और अल्फा और गामा वाले एंगल को tan अल्फा tan गामा लिख लेंगे। अल्फा की जगह tan अल्फा लिख लेंगे और गामा की जगह tan गामा। ये हमने कैसे लिख लिया? इफ थीटा इज स्मॉल, ये मैथ्स हमें बताता है कि अगर एंगल थीटा स्मॉल है तो हम उस एंगल थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं और tan थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने एंगल आई को साइन आई लिख लिया लेफ्ट साइड में, लेकिन अल्फा और गामा को tan अल्फा tan गामा लिखा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आई को मैंने साइन में क्यों लिखा और अल्फा और गामा को tan में क्यों लिखा, तो आपको धीरे धीरे आंसर मिल जाएंगे कि क्यों लिखा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अल्फा वाली एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आएगी फिगर में। अगेन अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो MNO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो उस ट्रायंगल में tan अल्फा होगा MN/N। तो अगर हम फिगर को देखें तो हम tan अल्फा को एक राइट एंगल ट्रायंगल से MN/MNO लिख सकते हैं, और ऐसे ही tan गामा की भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही होगी। कौन सी, वो मैं अभी फिगर को दिखाता हूँ। तो वो कौन सी ट्रायंगल बन रही है गामा एंगल वाली, MNC, तो उसमें MN/NC हो जाएगा। ये कैसे आ गया उसे हम थोड़ा साइड में करके बता देते हैं एग्जामिनर को। इन राइट एंगल ट्रायंगल MNO और tan अल्फा बराबर होगा MN/NO, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस साइड को tan गामा अल्फा जोड़ता है। आल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल MNC tan गामा बराबर होगा MN/NC, P/B। तो ये हमने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इनको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो MN न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, और उसी स्टेप में हम NO को PO लिख लेते हैं और NC को PC लिख लेते हैं। अब ये कैसे हो गया? एज aperture of curved surface is small, N lies very close to P। अब जनरली रे ऑप्टिक्स में ये माना जाता है कि जो अपर्चर होता है, जो जिस पार्ट से हम कर्व्ड सरफेस को यूज कर रहे हैं, वो बहुत छोटा है। तो अगर ये बहुत छोटा होता है तो जो हमने परपेंडिकुलर घेरा है N, वो P के बहुत क्लोज लाई करेगा, उसके पोल के। तो हमने N को P से रिप्लेस कर दिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में पोल से O को डिस्टेंस को हमने U बोला है, वो -U लिखा जाएगा, और पोल से C को +R लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। P से O को माइनस क्यों कहा है? ये 10th में बताया जाता है कि अगर हम पोल के लेफ्ट साइड पे कोई डिस्टेंस लिख रहे हैं तो उसे माइनस साइन के साथ लिखते हैं, और पोल के राइट साइड पे कोई डिस्टेंस को लिखते हैं तो उसे प्लस साइन के साथ लिखते हैं। तो उस साइन कन्वेंशन से ये PO -U हो गया और PC +R हो गया। तो इसे अभी हमने इक्वेशन 1 कह के रख दिया। तो सबसे पहले ये सारे स्टेप अच्छे से देख लेना। उसके बाद जैसे हमें आई एंगल वाली एक ट्रायंगल नजर आई थी, आपको एक और ट्रायंगल नजर आएगी जिसमें
एक एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा, जिसमें जनरली आर आएगा। तो अगर हम ध्यान से मेन फिगर को देखें तो एक ट्रायंगल बन रही है एम सी आई। आपके सामने फिगर है, आप देखो जहां मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, एम सी आई। उसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है और आर प्लस बीटा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो अब हम ट्रायंगल एमसीआई में आ जाएंगे और लगभग सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल एमसीआई गामा बराबर होगा आर प्लस बीटा के, क्योंकि कारण वही है, क्योंकि गामा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और आर प्लस बीटा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। यहां से हम आर को अलग कर लेंगे। तो अगर गामा बराबर है आर प्लस बीटा के, तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, मतलब बीटा को हम इस तरफ लेफ्ट साइड ले आए और फिर पहले की तरह आर को साइन आर से रिप्लेस कर दिया, लेकिन राइट साइड में गामा और बीटा को टेन से रिप्लेस कर दिया। राइट, अब सारे स्टेप लगभग रिपीट होंगे। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में टेन गामा को हम देख लेंगे, गामा वाली राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन रही है। तो गामा वाली राइट एंगल ट्रायंगल होगी एम एन सी, जिसमें टेन गामा बराबर हो जाएगा एम एन बाई एन सी, और बीटा वाली होगी टेन बीटा एम एन बाई एन एन आई। वो आप मेन फिगर में बड़े इजीली देख सकते हो कि टेन गामा वाली राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बन रही है एम एन सी एम एन बाई एन सी, और बीटा वाली राइट एंगल ट्रायंगल में टेन बीटा हो जाएगा एम एन बाई एन आई। क्योंकि ये रिपीट स्टेप है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ कैसे बराबर आ गया। फिर हम पहले की तरह न्यूमरेटर में से एम एन कॉमन ले लेंगे और एन को पी से रिप्लेस कर देंगे। तो साइन आर बराबर आ जाएगा एम एन, न्यूमरेटर में से कॉमन आ गया, वन बाय पी सी माइनस वन बाय पी आई। और फिर एक बार हम पोल से सी को प्लस आर बोला है वो लिख दिया, और पोल से सी को प्लस वी इमेज डिस्टेंस बोल दिया। तो यहां से हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई। तो अगर आप इस डेरिवेशन को ध्यान से देखो तो इक्वेशन 1 तक के सारे स्टेप लगभग इक्वेशन 2 में रिपीट हुए हैं। उसके बाद क्योंकि मुझे स्नेल्स लॉ लेकर आना है, तो हम नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 के रिजल्ट को इक्वेशन 2 के रिजल्ट से डिवाइड कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में था साइन आई बाय साइन आर, और राइट साइड में है एम एन कॉमन, वन बाय माइनस यू प्लस वन बाय आर डिवाइड बाय एम एन वन बाय आर माइनस वन बाय वी। राइट, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस स्टेप में आपको समझ में आएगा कि मैंने लेफ्ट साइड में एंगल को साइन में क्यों लिखा था, क्योंकि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर होता है, वन म्यू टू, वन म्यू टू, जहां एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय आर डिवाइड बाय वन बाय आर माइनस वन बाय वी। और फिर वन म्यू टू को आपको पता है म्यू टू बाय म्यू वन भी करके लिख सकते हैं। तो म्यू टू बाय म्यू वन बराबर आ गया। तो ये डेरिवेशन थोड़ी लंबी है तो इसीलिए प्लीज ध्यान से करना, बट मैथ्स ही ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है इसमें। अब मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा म्यू टू वन बाय आर माइनस वन बाय वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय आर। नेक्स्ट स्टेप में हम म्यू टू से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय आर।
अब हम काफ़ी क्लोज हैं हमारे फाइनल रिजल्ट से। अब हम क्या करेंगे, जो कैपिटल आर की दोनों टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ रख लेते हैं और बिना कैपिटल आर वाली टर्म्स को उस तरफ राइट साइड रख लेते हैं। तो मैं इस म्यू वन बाई आर को उठाकर इस तरफ ले गया और इस रकम को उठाकर इस तरफ ले आया। तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, आर कॉमन एलसीएम ले लिया, बराबर आ गया माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी। तो ये अब हमारा एक फाइनल रिजल्ट मिलके बन गया कि जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस होगा तो हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट आ रहा है माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। क्योंकि ऑब्जेक्ट यू म्यू वन में रखा है तो म्यू वन के नीचे यू रखना है माइनस साइन के साथ। इमेज म्यू टू की तरफ को रेज आ रही थी तो म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ। इस डेरिवेशन को अच्छे से देख लेना, थोड़ी लेंथी है तो हो सकता है आपको 2 या 3 बार देखने की जरूरत महसूस हो, तो फिर भी उसको अच्छे से देख लेना और समझ लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। We will discuss the topic further in the next class.